फैक्टर ऑफ चेंज है वो ये है कि सर रिटन की प्रिपरेशन आपको अकेले करनी पड़ती है, और एसएसबी की प्रिपरेशन आप अकेले कर ही नहीं सकते। एसएसबी के लिए आपको ग्रुप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू से अगर करंट की नॉलेज से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे एसएसबी के लिए फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ डिटेलिंग में ध्यान देना है। अच्छा ही है आज के टाइम में कि जिसमें रील्स का जिसको एडिक्शन हो रहा है उसको रीडिंग का अगर एडिक्शन हो जाए तो दैट इज मच मोर बेनिफिशियरी। तो दैट इज समथिंग दैट इज मोस्ट बेनिफिशियरी। अगर आप पीपीटी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप एक ग्रुप रखें या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल रखें जिनको आप नरेट कर सकें, जिनको सुना सकें, जिनको अपना आइडिया बता सकते हैं और जो आपके उस आइडिया पे अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो बस वही बात है कि अगर प्रिपरेशन है ऑलरेडी तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ता, और अगर प्रिपरेशन नहीं है तो भी एक दिन की तैयारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद दोस्तों, एनडीए का एग्जामिनेशन हो चुका है और रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम बाकी है। आज मेरे साथ में है एनडीए 153 के लिए रिकमेंडेड यथार्थ दुबे। यथार्थ से आपके दिल के वो सारे सवाल पूछेंगे और जो जवाब आप सुनना चाहते हैं उन सारे सवालों के जवाब यथार्थ एकदम खुल के देंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं यथार्थ। पिछली बार जब आपने भी एग्जाम दे दिया था, पेपर अच्छा गया था, तो वो पेपर अच्छा जाने से लेकर के तो रिजल्ट आने तक के टाइम को कैसे आपने यूटिलाइज किया था? सर सबसे पहले जब पेपर अच्छा गया तो उसके बाद एक ट्रिप पे चला गया था मैं मथुरा। तो पेपर हुआ और नेक्स्ट डे में मैं अक्षत और दृष्टि और हम लोग फ्रेंड्स सब मथुरा चले गए थे। कान्हा जी का आशीर्वाद लिया? बिल्कुल, ठाकुर जी का आशीर्वाद सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा फन करा। इतना स्ट्रेस किसी को था नहीं एग्ज़ाम का, क्योंकि किसी ने भी चेक नहीं करा था आते से ही, तो सब लोग रिलीव थे। और ऊपर से एक जब आप किसी ऐसी ट्रिप पे जाते हो, किसी ऐसी जगह जाते हो, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा जुड़ते हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है और माइंड रिलैक्स रहता है। फिर जब वो ट्रिप से आ गए तो ट्रिप से आने के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आपस में बातचीत बढ़ाई। जैसे जैसे रिजल्ट का समय पास आता है, क्योंकि ऑब्वियसली हर समय अनप्रेडिक्टेड रहता है, तो हम लोग साथ में कभी मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं। मतलब रिजल्ट आएगा और आपका यस और नो होने वाला है। तो रिजल्ट के पहले आपने कुछ टूर भी कर लिए, कुछ मंदिर के दर्शन भी कर लिए, भगवान जी से आशीर्वाद भी ले लिया, साथ में मूवीज भी देख ली। ऐसे करके 20 दिन काट डाले। 20 दिन काट दिया। रिजल्ट आ गया, सारे दोस्त पास हो गए? सर सारे नहीं हुए, लेकिन ठीक है, जितनों का हुआ काफी अच्छा था। और दूसरी बात सर, जिनने नहीं करा उनका ये वाला अटेम्प्ट काफी अच्छा गया, तो होपिंग फॉर वो इसमें निकाल लेंगे। और सर जब रिजल्ट आया था तो सर काफी ज्यादा खुश था मैं, क्योंकि अगेन एक फेलियर देखा था, उसके बाद फिर रिजल्ट आया, ये सक्सेस मिली, तो काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट था, काफी ज्यादा भावुक था मैं, पापा भी, और ऑब्वियसली घर पे जब बताया, क्योंकि उसके पहले वाला रिजल्ट रुक गया था, इस बार निकला तो वो एक की धैर्य की परीक्षा जो थी सफल हो गई। यथार्थ रिजल्ट आ जाता है, एसएसबी के लिए तैयारी शुरू करना है। यूजुअली मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं कि भाई अब जब तक आपका एनडीए नहीं निकलता, फुली फोकस्ड है रिटर्न पर, और रिटर्न की दुनिया एकदम अलग दुनिया है। एसएसबी की दुनिया एकदम अलग दुनिया है। कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एक रिटर्न पार्ट से एसएसबी वाले पार्ट पर? सर सबसे बड़ा जो फैक्टर ऑफ चेंज है वो ये है कि सर रिटर्न की प्रिपरेशन आपको अकेले करनी पड़ती है, और एसएसबी की प्रिपरेशन आप अकेले कर ही नहीं सकते। एसएसबी के लिए आपको ग्रुप चाहिए ही चाहिए। एंड सर उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा शुरू से ही रही मेरी, कभी न्यूज़पेपर छोड़ा नहीं, भले ही पेपर कितना भी पास आ जाए। सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ होती थी वो वही न्यूज़पेपर होती थी। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि अगर आप शुरू से अगर करंट की नॉलेज से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे एसएसबी के लिए फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ डिटेलिंग में ध्यान देना है। तो जैसे जैसे एसएसबी पास आता गया तो जो प्रिपरेशन की इंटेंसिटी थी वो बढ़ा दी। जहाँ पे एक दिन में 4 टॉपिक कवर करने थे वहाँ पे 6 कर रहे हैं, जहाँ पे एक दिन में 2 पीपीटी कर रहे थे वहाँ 4 कर रहे हैं। लेकिन हमको इसका भी ध्यान रखना है कि ओवर प्रैक्टिस ना हो जाए आदमी, क्योंकि ज़्यादा पका हुआ खाना भी खाने लायक बचता नहीं है। तो दिस इज समथिंग कि जिसमें हमको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो इस तरह से तो यथार्थ ने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट शुरुआत से थी। दुनिया तो एप्लीकेशंस पे न्यूज़पेपर पढ़ रही है, इन शॉर्ट्स पे पढ़ रही है, एक खबर को सिर्फ 4 लाइन में निपटा रही है। सही है? नहीं सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि अगर आप न्यूज़पेपर जब तक आप अपने हाथ में नहीं लेंगे तो आप उस चीज़ को सर्फ नहीं कर पाएंगे कि उसमें कितनी गहराई है। अब इन शॉर्ट पे 5-5 सेकंड के वो होते हैं, एंड देन यू स्क्रॉल अहेड। तो आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बोलना है, कि न्यूज़ पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है, कि किसी को जब इंटरव्यू पूछेगा तो उसको समझाना, या फिर लेक्चरेट में टॉपिक आ गया तो उसको बोलना। तो अगर हम पढ़ ही 3-4 लाइन का रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या, क्योंकि इतना तो मार्जिन ऑफ एरर ही रहता है, इतना तो भूल जाता है आदमी। इतना तो भूल ही जाता है इंसान। तो कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ा भी था कि नहीं एग्जैक्टली। एंड सबसे जो जरूरी है वो ये है कि
न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलर बेसिस पे रहते हैं ना तो रीडिंग हैबिट एक बन जाती है। और अच्छा ही है आज के टाइम में कि जिसमें रील्स का जिसको एडिक्शन हो रहा है उसको रीडिंग का अगर एडिक्शन हो जाए तो दैट इज मच मोर बेनिफिशियल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दे दिया है और लग रहा है कि निकल जाएगा, अच्छा गया, एग्जामिनेशन हॉल में अच्छी फीलिंग अगर आ रही थी, तो उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि न्यूज़पेपर आप अगर अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको एन मोमेंट पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको फैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप करंट से जुड़े हुए नहीं हैं, या फिर आप न्यूज़ नहीं देख रहे थे तो आपको उस चीज़ में आप थोड़े से कहीं पीछे रह रहे हैं। तो वो चीज़ आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगी जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। तो यथार्थ न्यूज़पेपर पढ़ना आपने हॉबी बना लिया था एक तरह से, उसको पढ़ते गए। अब फिर बारी आती पीपी एंड डीटी के प्रैक्टिस की। और यूजुअली बच्चा उसी से दो हाथ करता है शुरुआत में। जब बच्चा एसएसबी की तैयारी करता है तो सबसे पहला चैलेंज, सबसे पहला टास्क उसके सामने पीपीडीटी रहता है। तुमने कैसे किया? सर पीपीएनडीटी के लिए ना सबसे बढ़िया चीज़ हमारे पास थी कि लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरी में जब आते थे ना तो बेंचेस पीछे जो पड़ी हुई थी वहाँ पे ग्रुप बना के हम लोग बैठ जाते थे एंड एक पिक्चर हम रख ली एंड कोई एक टाइम कीपिंग कर लेता था, या तो अक्षत या मैं या कोई एक बंदा टाइम कीपिंग कर रहा है एंड जैसे ही सबकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती थी तो कॉपी पलट देते थे। कोई भी देख के नहीं बोलेगा कि कॉपी पलट दी एक बार, देन हम नरेट कर रहे हैं अपनी अपनी स्टोरीज। तो सर सबसे बढ़िया चीज़ ये होती थी कि जब हम एज अ ग्रुप बैठते थे तो हमको अपने अलावा बाकी सारे और पर्सपेक्टिव्स मिलते थे कि अच्छा मैंने अगर ऐसी बनाई है तो इस पर ये भी बन सकता था। वेरी ट्रू। पीपीडीटी में जैसे आप जितना ज़्यादा आप पर्सपेक्टिव एक्सपांड करोगे, जितने ज़्यादा आप आइडियाज़ लोगे आसपास से, उतना ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अल्टीमेटली एक पिक्चर का एक आइडिया हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज समथिंग दैट इज मोस्ट बेनिफिशियरी। अगर आप पीपीटी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप एक ग्रुप रखें या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल रखें जिनको आप नरेट कर सकें, जिनको सुना सकें, जिनको अपना आइडिया बता सकते हैं और जो आपके उस आइडिया पे अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो यथार्थ जैसे कई सारे बच्चे हमारे राजस्थान, यूपी, बिहार, कई सारा बच्चा ऐसा है जिसको पहली बात तो कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके पास ग्रुप भी अवेलेबल नहीं है। और फिर कई बार बच्चा ऐसी एक एकेडमी चला जाता है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, बच्चा वहाँ कुछ कर नहीं पाता। क्या उनको इंदौर आने से, फोर्स आने से कुछ फायदा हो सकता है? सर बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि अगेन हमारे बैचेस उतने बड़े होते नहीं है। लाइक हमारे बैच में भी 12 ही लोग थे, आपने देखा था। तो जब इतने छोटे बैचेस होते हैं ना तो जो असेसर है, जो टीचर्स हैं, उनका ध्यान इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है कि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो पाए, या बच्चे इतने ओवरवेलमिंग नहीं हो पाते हैं कि टीचर सही से पढ़ा ना पाए। तो जब अगर बच्चे लिमिटेड रहेंगे तो असेसर्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दैट इज समथिंग कि हमको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमारे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, हमारे लिए क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन मैटर करती है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप कहीं भी ऐसे कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तो वो देखें कि उनके बैचेस कितने बड़े होते हैं, क्योंकि भीड़ में जाने से सक्सेस नहीं होते। अगर भीड़ में चलने से सक्सेस होती तो फिर दुनिया कहीं और ही होती। दुनिया कहीं और ही होती। तो डेफिनेटली यथार्थ ने जैसा कहा कि आप एसएसबी की तैयारी के लिए फोर्स डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर साइकोलॉजी के लिए कर्नल बर्मन सर हैं, एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू के लिए कैप्टन सतीश यादव सर हैं, जीटी के लिए कमांडर सोमल सर हैं, और भी नए कुछ जीटीओ जुड़ने वाले हैं। साथ ही कर्नल आशीष शर्मा सर हैं, कैप्टन अभिमन्यु सर हैं। ये सारे रिटायर्ड एसर्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ में मैं तो आपके पीपीडीटी और ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस के लिए आपके साथ रहूंगा ही, तो वहां कोई दिक्कत होने वाली बच्चे को नहीं है। हाँ यथार्थ, अब बात करते हैं कि जब बच्चा पीपीडीटी सीख गया तो कहीं ना कहीं उसमें जब आप सबके पर्सपेक्टिव लेना सीख गए तो ग्रुप डिस्कशन तो आप कर ही लेते हो, पीपीडीटी का डिस्कशन आप कर लेते हो। बट जो जीटीओ सीरीज का जो ग्रुप डिस्कशन होता है जिसमें लेवल ऑफ टॉपिक्स होते हैं थोड़े से, और एक इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए बच्चे की? सर जीडी अगर हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं ना तो उससे हमारा अगेन लेक्चरेट में एक प्लस पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली गेन तो नॉलेज ही कर रहे हो, और अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो तो आप उसको कन्वे करना आपको आ ही जाएगा इवेंचुअली जब आप ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करोगे। तो जब हम जीडी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा लेक्चरेट अल्टीमेटली बन के तैयार हो जाता है। वो चीज़ हमको दिमाग में रखनी चाहिए। एंड जब जीडी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो चीज़ों के बारे में डिटेल्ड वीडियोस देखो, ये नहीं कि 10 मिनट में पूरा टॉपिक एक्सप्लेन वाली थंबनेल उठाई और क्लिक कर दिया। वो चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लेट रियलाइज हुई थी कि आपको बड़े वीडियोस प्रेफर करिए, इन डेप्थ वीडियोस देखिए। हाँ, जैसे मैं कंट्री रिलेशंस अगर पढ़ता था तो मेरी कोई भी वीडियो 1 घंटे से कम की नहीं होती थी। वेरी ट्रू। तो आपको वो चीज अगर आप शुरू से देखें, आजादी से देखें, तो हमको अगर कंट्री रिलेशंस पढ़ने तो आजादी से पढ़ने पड़ेंगे, शुरू से वर्ल्ड वॉर से ही वर्ल्ड वॉर से पढ़ना पड़ेंगे। तो जब हम वहां से देखेंगे ना तो 1 घंटा आराम से गिर जाती है। 1 घंटा इज एन अंडरस्टेटमेंट। आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तो वहां से पढ़िए। और सबसे ज्यादा जीडी के टॉपिक्स वहीं से होते हैं, या तो कंट्री रिलेशंस आएगा जो जियोपॉलिटिकल रहता है, या फिर कोई लोकल इशू आ जाएगा, सोशल इशू। हाँ।
तो भी एक बड़ा लंबा खिंचा हुआ इशू होता है, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन कल कुछ घटना हुई और आज हो गया, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली। तो यथार्थ तुमने पीपीडी बता दिया, बच्चों को जीडी बता दिया। अब नेक्स्ट बारी आती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, जीपीई की। उसके लिए बच्चा क्या करे, क्योंकि कई बार बच्चा जीडी तो अच्छा कर लेता है, जीपी नहीं कर पाता। तुमने क्या किया था? सर जीपी ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमको हमारे जीटीओ सर ने, जो वहाँ पे थे भोपाल में, उन्होंने स्पेशली बोला था कि जीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर कैंडिडेट्स, काइंडली पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इनटू इट। तो जीपी जब हम लोग दे रहे थे, तो जब उन्होंने सिनेरियोज एक्सप्लेन कर रहे थे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जीपी में ना कि आपको अपनी प्रायोरिटीज तुरंत सॉर्ट करनी पड़ेंगी। आप बफर नहीं कर सकते कि इसको प्रायोरिटी दूँ या इसको प्रायोरिटी दूँ। जैसे आप अपनी प्रायोरिटी सॉर्ट कर लेंगे ना, तो मैंने क्या करा था कि जो पेपर दिया था उसमें पहले कुछ लिखना नहीं होता है, क्योंकि जब आपको पेपर देते हैं तो उसके नीचे कार्बन कॉपी, देन एक और पेपर रखा रहता है, तो आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते। तो जब उनने पेपर दिया था तो वो दिमाग में रख लिया था कि क्या क्या सिचुएशन है और कैसे प्रायोरिटाइज करना है। तो जैसे ही प्रायोरिटीज मेरी सॉर्ट हो गई, उसके बाद मैंने लिखना चालू करा। और ना भले ही 10 मिनट का टाइम रहता है, बट आई एम टेलिंग यू कि 10 मिनट इज वेरी सफिशिएंट। हाँ, इफ यू प्रैक्टिस वेल। तो मैंने 1.5 पेज का सॉल्यूशन लिखा था जब आफ्टर प्रायोरिटी। मैं पूछ रहा हूं प्रैक्टिस कैसे की थी, घर पे कैसे प्रैक्टिस की थी? सर जीपी ना ऐसा आप देखें कि हम एज अ ग्रुप अगर हमको प्लानिंग करनी है, तो आई शुड बी द लीडर ऑलवेज। तो जब हम प्लान करते हैं ना, तब अगर प्रैक्टिस के टाइम अगर आप लीड कर रहे हो, तो आप उस सिचुएशन में खुद को रख के देखिए कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप अपने ग्रुप को किस तरह बांटते हैं, या फिर कैसे सिचुएशंस को टैकल करते हैं। तो जैसे ही आप खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करना शुरू कर देंगे, तो जीपी इतनी टफ नहीं बचेगी जितनी पहले रहती थी। एंड सर सेकंड थिंग, अपने जो जीटीओ सर थे, उनसे मैंने काफ़ी बार पूछा था, क्योंकि शुरू की 2 जीपी जो उनने ली थी प्रैक्टिस के लिए, उसमें मेरे नंबर नहीं आए थे। लाइक 3.5 सर पासिंग रखते हैं, मेरे को एक में 2.5 आए थे, एक में 3 आए थे। तो उसके बाद जब सर से मैंने पूछा कि कैसे जीपी को एनहांस करा जाए, तो सर ने बोला था कि जो सिचुएशन है ना, उनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ो। ऐसा नहीं कि किसी का अगर हाथ टूटा है तो सिर्फ इतना बोल दिया कि हॉस्पिटल ले गए, प्लास्टर करवाया और छोड़ दिया। अगर उसका हाथ टूटा है तो तुम सीधे हॉस्पिटल तो ले नहीं जाओगे टूटे हाथ से, उसको पहले फट्टा बांधोगे, फिर उसको बांधोगे, देन उसको स्टेबल रखोगे, फिर गाड़ी आराम से चलाओगे ताकि तुम जा सको, ताकि उसको झटके ना लगे। ये चीजें ये आपको तभी आएंगी जब आप एक अच्छे से सर से बात करोगे, एक टीचर से संपर्क करोगे कि सर मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो उतने नॉलेजेबल पर्सन ही आपको बता सकता है। तो यथार्थ जीडी हो गया, जीपी हो गया, लेक्चरेट का तुमने बता ही दिया है। अब बात करते हैं ग्राउंड टास्क की। ग्राउंड टास्क अभी मैं सिर्फ यही बातें कर रहा हूँ जो आपके एसएसबी जाने से पहले की है। कैसे प्रिपेयर किया था वो पीजीटी और वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कैसे प्रिपेयर किया? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल क्योंकि हम पहले भी जाते रहते थे फोर्स से, हम संडे ग्राउंड चले जाते थे, आप लोग ले जाते थे तब। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल ऐसा देखा हुआ था कि इतनी दिक्कत नहीं आई। देखा हुआ था, किया हुआ था। अगेन एसएसबी में थोड़ा डिफरेंट रहता है, कमांडो वॉक थोड़ी पतली है, थोड़ी हाइट पे ज्यादा है, लेकिन वही बात है कि एक बार आइडिया लग जाए तो आदमी टैकल कर लेता है। एंड सर बात रही पीजीटी, एचजीटी और एफजीटी के स्ट्रक्चर्स की, तो सर ग्राउंड पे जितने स्ट्रक्चर्स थे वो सारे प्रैक्टिस करे, सबको इधर से उधर जाने के सबके कम से कम 2-2 तरीके निकाले। एंड वो सर तभी होगा जब आप खुद की अप्रोच लगाओगे, क्योंकि सर पहले मुझसे ग्राउंड टास्क में जो ये स्ट्रक्चर्स आते रहते थे उसमें अप्रोच नहीं लगती थी, मैं सिर्फ खड़ा रह जाता था। फिर जब वहाँ पे हम लोग गए ना ग्राउंड पे, जब हम प्रैक्टिस रेगुलरली करें, तो जो सामने वाला बंदा आइडिया दे रहा है वो है ही बढ़िया, लेकिन अगर खुद से कुछ आ रहा है तो वो आपको कन्वे करना आना चाहिए। वो चीज़ हमने वहाँ पे सीखी कि अपना आइडिया कैसे दूसरों के सामने रखा जाए। क्योंकि सोमल सर जो हमारे जीटीओ सर हैं, वो एक बात बोलते हैं कि योर आइडिया माइट बी वर्केबल बट नॉट एक्सेप्टेबल। तो उस चीज को एक्सेप्ट कराने के लिए हमको उस पर भी मेहनत करनी पड़ती है, उसको एम्फसाइज करना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा सामने वाले को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप कन्वे नहीं करोगे तब तक सामने वाला कन्विंस नहीं होगा। दैट इज द थिंग। तो यथार्थ ऐसे करते करते ग्राउंड जा जाके दिमाग लगा के खुद को घसीटा मार के, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कितने भी आइडियाज दे सकता है, खुद के आइडियाज तब तक नहीं चले, खुद की बत्ती जब तक नहीं जलेगी तब तक कुछ काम करने, क्योंकि एसएसबी में आप अल्टीमेटली अकेले ही खड़े हो। एसएसबी में आप अकेले ही खड़े हो। तो मतलब सीखने लायक चीज, सीखा जा सकता है ना। पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी बहुत मुश्किल काम नहीं है। और दूसरी बात, जितने टफ अपने स्ट्रक्चर्स है ना, उतने टफ नहीं थे वहाँ पे। जितने टफ फोर्स पे उतने टफ वहाँ पे नहीं है, उतने टफ नहीं थे वहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट भोपाल, लेकिन और बोर्ड्स का मुझे नहीं पता। और बोर्ड्स तो ऑब्वियस सी बात है, आपने भोपाल देखा तो वहीं की बात कर। भोपाल में काफी इजी स्ट्रक्चर थे, काफी अप्रोचेबल थे। पहले 2 स्ट्रक्चर्स से एक नजर में आप, एक ग्लांस में आप उनका सॉल्यूशन दे सकते हो। थर्ड और फोर्थ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगेन वही, आप अगर जीटीओ आपको नोटिस कर रहा है, या आपके ग्रुप को अगर आप लीड कर रहे हो आपको नोटिस कर रहा है, तो वो क्लियरली बोल देगा कि ओके स्टॉप देयर, स्टॉप योर टीम,
एंड सिर्फ आइडिया बता दो कि कैसे आगे जाओगे। वो आपको चाहे जो परफॉर्म करने वाला पार्ट है वो स्किप करा देते हैं। आइडिया ले लेंगे, आइडिया इंपॉर्टेंट, आइडिया इंपॉर्टेंट है। यथार्थ ये सारी बात हो गई जीटीओ की। अब चलते हैं हम साइकोलॉजी पर। साइकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइफ टाइम में इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या इंस्टॉल आपने किया हुआ है, वो सब एकदम सारे ऑपरेशन रन करने वाले हैं। 16 पेज की फाइल पे वो सब लिखना है। 16 पेज की फाइल पे सब लिखना है। हाउ डिड यू प्रैक्टिस फॉर पीजीटी, सॉरी टीएटी? सर टीएटी में ना, टीएटी को लोग अक्सर पीपीडीटी से कंफ्यूज कर लेते हैं, तो दे राइट द सेम स्टोरी। बट क्योंकि हमको कर्नल सर ने बताया था कि टीएटी और पीपीडीटी में सबसे बड़ा फर्क यही है कि टीएटी में आपके कैरेक्टर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, पीपीडीटी में जो दिख रहा है वही है बस। तो टीएटी में सर जब हम प्रैक्टिस करते थे तो सबसे पहले 12 स्टोरीज एक साथ लिखना एक बार में शुरू में नहीं होगा, ये हाथ दुखेगा या आइडियाज आना बंद हो जाएंगे चौथी पांचवी स्टोरी तक। उसके बाद ये चीज़ जैसे आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो कि आप कोई एक इमेज लो और उसको टीएटी की तरह लिखना चालू करो। भले ही आप एक गो में 12 मत लो, लेकिन आप ये अगर करते रहोगे तो आपके टीएटी के लिए एक पर्सपेक्टिव डेवलप होने लगता है। तो आप जब ऐसे आइडियाज़ बनाओगे, ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे कि टीएटी दिमाग में है आपके, पीपीडीटी नहीं है एक सिंगल इमेज के लिए, तो आप वहाँ पे जाके एक्सेल कर सकते हो कि जब 12 इमेजेस अलग अलग आएंगी तो मेरे को हर एक इमेज पे 12 इमेजेस तक मेरे को अपना माइंड फ्रेश रखना है और उसके लिए नए आइडिया जनरेट करते रहना है। तो दैट इज द थिंग, आपको ऐसे टीएटी की प्रैक्टिस। एंड वही कि जैसे जैसे ग्रुप रहता है तो ग्रुप आपकी मिस्टेक्स को भी पॉइंट आउट करेगा। अगर वहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान आपकी अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपका जो ग्रुप है वो बताएगा एंड आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए ऐसे कि ग्रुप में प्रैक्टिस करना इज मोर बेनिफिशियल देन अकेले प्रैक्टिस करना। यथार्थ ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे थे, कर्नल सर अच्छे इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे, फिर एक बार तो कर्नल सर ने फेल भी कर दिया। हाँ सर, बर्मन साहब ने आपको सिर्फ कितने 65 कितने मार्क्स दिए? 55 मार्क्स दिए। तो यथार्थ रोया नहीं कर्नल साहब के सामने कि सर मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना होनहार हूँ, नहीं सर, आपने मुझे फेल कैसे कर दिया, आप मुझे फेल कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, बात वही है ना कि रोने से कुछ होना है नहीं। तो नहीं, अड़े नहीं, वहां पे लोग तो अड़ जाते हैं, बोले सर आप सही चेक नहीं कर रहे हो मेरा। सर फॉर समवन हु हैज सर्व्ड द नेशन, फॉट 2 wars एंड इज एन ex-IMA और सर्व्ड इन द SSB 2, आई डोंट थिंक मैं कोई भी चांस स्टैंड करता हूँ कि उनके सामने आर्ग्यू करूँ, तो आई डिडंट डू दैट। फिर कैसे इंप्रूव किया वो लड़का? 55 जो साइकोलॉजी टेस्ट में मार्क्स लेके आया था, वो कैसे 90 पार किया होगा? वो क्या अप्रोच था? वही तो बच्चा जानना चाहता है। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि जब आप कोई भी रिजल्ट देखते हो, वेदर इट साइकोलॉजी या वेदर आपका एनडीए का रिटर्न हो, तो आपको उसको अपने मेंटल स्टेट पे अफेक्ट नहीं होना देना। यस दैट्स अ डिसअपॉइंटमेंट, एक्सेप्ट इट, उस पर वर्क करना चालू करो। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं स्टोरीज में एक्शन बढ़ाने लग गया। जैसे जैसे स्टोरीज में एक्शन बढ़े तो मुझे समझ में आने लग गया कि एक्शंस में भी ऐसा नहीं कि फालतू में बढ़ा रहे हैं या सिर्फ स्टोरी लंबी करने के लिए बढ़ा रहे हैं। तो मुझे समझ में आने लग गया कि मेरी कमी कहाँ पे, कि एक्शंस पहले तो कम थे, दूसरी बात जो एक्शंस थे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं सिर्फ उसको किताबें दे के और कोई कोचिंग ज्वाइन करा के पेपर नहीं क्लियर करवा सकता। मुझे वहाँ किताबें भी देनी है, मुझे वहाँ इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कराना है, मुझे उसको लाइब्रेरी भी ले जाना है, मुझे उससे टेस्ट सीरीज भी दिलानी है, मुझे PYQs भी दिलवाने हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप खुद से एनालाइज करने लगोगे तो तब आपकी टीएटी में सबसे ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। तो ऐसे मैंने इम्प्रूव करा। वेरी नाइस। तो यथार्थ ने पूरा बता दिया कि भाई टीएटी ने कैसे इम्प्रूव किया। यथार्थ टीएटी के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। कैसे वो जादूगरी वाले सेंटेंस कैसे आते हैं? सर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आई एम ब्लेस्ड कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी शुरू से अच्छी थी, तो जो वर्ड था उसमें एट द मोमेंट तो सिंपल ही आते हैं, इतने टफ होते नहीं है। एंड काफी बड़ी स्क्रीन रहती है तो वो जो काफी लोगों को इशू रहता है कि दिखते नहीं है वर्ड्स, तो वो भी वहाँ पे नहीं रहता है। कि जैसे हम लोग जब वर्ड्स यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते थे तो हमेशा कोशिश करते थे कि वही कि नेगेटिव सेंटेंस ना बने, भले कितना भी नेगेटिव वर्ड आ जाए। बट सरप्राइज एलिमेंट ये था कि वहाँ पे नेगेटिव वर्ड ही नहीं आया, एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं था पूरे WAT में। जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तब सर हम लोग क्या करते थे कि कोई भी वर्ड है और उसको हम अगर लिख रहे हैं, उसके ऊपर सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम उस सेंटेंस को जब हम लास्ट में जब 60 पूरे हो जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, तो हमको एक आइडिया मिलेगा कि इस पे हम और भी कैसे काम कर सकते थे। और जब वर्ड आपके दिमाग में है, अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो आपको बस अपने हाथ चलाने बस, और कुछ भी नहीं है। वर्ड दिमाग पहले से चला हुआ है, दिमाग पहले से चला इतना इंस्टूर पढ़ रखा है, इतनी पॉजिटिव बातें कर रखी है, दोस्तों से इतना डिस्कशन कर रखा है। दूसरी बात, वो क्या आपने इतनी पढ़ी थी एनडीए के रिटर्न के टाइम, कुछ तो काम आएगी। 100%। अरे इसको सही डायरेक्शन में मोल्ड करना है बस।
साइकोलॉजी में 2 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, एसआरटी और एसडी का भी रोल है, बट वो आप कर सकते हो, वो अचीवेबल पार्ट है। यथार्थ अब चलते हैं हम लोग पर्सनल इंटरव्यू पर। पर्सनल इंटरव्यू के लिए बच्चा अपने आप को कैसे तैयार कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द CIQs टू डिफेंस अवेयरनेस और करंट अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन, ये सारे पार्ट्स पे बच्चा घर पे अपने आप को कैसे तैयार करे? सर इंटरव्यू में ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कॉन्फिडेंस। आप अगर कॉन्फिडेंटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठे हो, तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता होगा ना, तब भी इफ यू से कॉन्फिडेंटली कि सर आई डोंट नो बट आई विल लुक इनटू इट, तो उसको एक रीएश्योरेंस आ जाता है कि हाँ बंदा ट्राई करेगा। और सर जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे हो तब हम किसी से इंटरेक्ट ऑन अ डेली बेसिस करें, कि मैं यहाँ पे अपने, क्योंकि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसे मैं बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रख सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो आई कॉन्टैक्ट नहीं, वो नीचे नीचे देखने लग जाते हैं। तो दैट इज समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड। एंड बात रही कि पार्ट्स ऑफ इंटरव्यू की, तो जैसे CIQ होता है, तो CIQ अच्छा हुआ, मतलब फॉर्चुनेटली मेरे से पूछा नहीं गया था वहाँ पे, क्योंकि मैं अटक जाता हूँ 7वें 8वें क्वेश्चन के बाद। तो जब उनने CIQ नहीं पूछा तो आई वॉज रिलीव्ड। बट CIQ की प्रिपरेशन ऐसे कर लें कि मेरे को मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि जैसे जैसे वो क्वेश्चन, क्योंकि आप ऐसे बैठे रहते हो, जैसे जैसे वो क्वेश्चन बताते जाए ना, आप अपनी फिंगर्स ऊपर करते जाओ एंड यू विल रिमेंबर द क्वेश्चन बाय द फिंगर्स। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल, कि आप उनको फिंगर्स पे नोट डाउन करके, वो आपकी फिंगर देख नहीं लेगा वहां पे, इतना नहीं नोटिस करते, एंड इट्स अ मेथड, तो आप कर सकते हो ये। तो मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस तो ऐसी करी थी। देन सर आर्मी रिलेटेड नॉलेज या डिफेंस सर्विस रिलेटेड नॉलेज, ये सर चीज़ ऐसी है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो नेचुरली आपके अंदर होती है, और जो पार्ट कहीं ना कहीं लैक करता है वो आज हर समय इंटरनेट पे अवेलेबल है। वेरी बिग थैंक्स टू आशीष सर, जिन्होंने इतना हेल्प करा था, क्योंकि वो जो 1-2 क्लास थी उनकी नो योर आर्मी वाली, उन्होंने उसमें हर एक पार्ट मैंने नोट करा था, तो वो वाले नोट्स बहुत प्यारे थे, और जैसे उनको रिवाइज करते रहो तो आपके दिमाग में बैठ जाता है एक बार, हर चीज एकदम फिट हो जाती है। और एक ऐसा व्यक्ति जो फौज में इतने लंबे टाइम तक सर करके आया, उससे बेटर कोई समझा ही नहीं सकता। इंटरिंग ऑफिसर रहे हैं और वो आपको आर्मी क्लास ले रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान में कहीं होता नहीं होगा मेरे ख्याल से। यहाँ जो रहा है, मतलब कि मुझे तो नहीं पता सर, मैं तो कहीं गया भी नहीं। हाँ, मेरे को कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी जाने की। तो जब ऐसा कोई आदमी है जो एक सर्विंग ऑफिसर रह चुका है, एक इंटरव्यूअर रह चुका है, वो भी फॉर्चुनेटली सेम बोर्ड में जहाँ मैं गया था। अरे वाह, अरे वाह, भोपाल से थे वो। तो इनसे बेटर आई डोंट थिंक कोई असेस कर पाएगा आपको, कोई और प्रिपेयर कर पाएगा आपको। तो दिस इज समथिंग विच इज एक्सेप्शनली वेल अबाउट आवर अकेडमी, कि हम लोग असेसर्स ऐसे लोग उठा रहे हैं जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उनके मुंह से निकले वर्ड्स ही बच्चों के लिए एक तरह से रामबाण की तरह हैं। यथार्थ सतीश सर ने किस तरह हेल्प की? वो जो कुछ क्लासेस लेते हैं इंटरव्यू के पहले, वो क्लास किस तरह से गाइड करती है? सर जब सतीश सर ने क्लासेस ली थी ना हमारी, तो उन्होंने इंटरव्यू का कंटेंट नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ बताया था कि इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड सर उससे इतनी हेल्प हुई ना, क्योंकि कंटेंट तो आदमी कहीं से भी निकाल लेगा, लेकिन इंटरव्यू किस फ्लो में जाता है, स्टार्टिंग कैसे होती है, बीच में क्या क्या होता है, फिर इंटरव्यू अगर कोई डिप पॉइंट आता है तो उसको उठाने के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना, फिर जो एंडिंग पार्ट है वो कैसे होता है। तो ये जब चीज़ें सर ने एक्सप्लेन करी, तो तब समझ में आया कि इंटरव्यू की आउटलाइनिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, या कैसे हम इस चीज़ पे अपना, कैसे हम इंटरव्यू को खुद कंट्रोल कर सकते हैं रादर देन इंटरव्यूअर को कंट्रोल में देने में। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल थी कि जब हम सतीश सर की क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनका वो बताना कि इंटरव्यू कैसे कोर्स के थ्रू रन करेगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप एक्चुअल इंटरव्यू दे रहे होते हो, क्योंकि आपको काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड रहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से क्या आ सकता है, तो वो व्हाट कैन बी द आंसर। तो सतीश सर ने रिकमेंड कर दिया था इंटरव्यू लेने के बाद? हाँ सर, उन्होंने तो इनफैक्ट ये भी बोला था कि मैं आपको ज़्यादा टिंकर नहीं करना चाहूँगा, यू आर ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी करेक्ट पाथ एंड कंटिन्यू इट। वहीं से फिर क्या विचार आया सतीश सर के ऐसे बोलने के बाद? तुरंत मन में क्या विचार आया? मन में आया था कि चलो इंटरव्यू सिक्योर्ड है, अब सिर्फ साइकोलॉजी पे काम करना, जीटीओ पे करना। जीटीओ ऐसा था कि जो इंडोर टास्क थे वो अच्छे थे, क्योंकि जो पीजीटी वगैरह था उनमें आइडिया अभी भी नहीं आ रहे थे जब ये इंटरव्यू हुआ था। तो वही एक था कि आउटडोर टास्क और साइकोलॉजी, इन 2 चीजों पे अब मेन काम करना है, तो वही था बस। तो बंदा जब गया था एसएसबी के अंदर तो क्या विचार लेके गया? दोस्तों वीडियो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है आपके एसएसबी इंटरव्यू सेंटर के जाने से पहले तक की मनोदशा के लिए। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट के अंदर यही सारी बातें होती है, यही सब चल रहा होता है, अलग अलग फेज होते हैं। तो मैंने यथार्थ से जो है
इसके एसएसबी के 5 डेज कैसे गुजरे, क्या इसने किया, तो मैं इसको एक दिन और परेशान करूंगा, इसका वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। बट अभी मैंने बात सिर्फ की कि एसएसबी इंटरव्यू के सेंटर के अंदर एंटर होने से पहले यथार्थ क्या मन में सोच के गया था? सर यहाँ से निकल गए थे हम, 9th को एसएसबी स्टार्ट था, स्क्रीनिंग थी 9th को, हम 8 को निकले थे, 8 को ही पहुँच गए थे। तो जब पहुँचे वहाँ पे तो शाम के टाइम थोड़ा बहुत जो सेंटर जो मिलिट्री स्टेशन था वहाँ का वो देखने चले गए थे, क्योंकि उससे हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही स्टे था। देन जब हम वॉक कर रहे थे शाम के टाइम, तो वही कहीं ना कहीं दिमाग में था कि एक बार स्क्रीन इन हो जाऊँ बस, फिर देख लेंगे। क्योंकि आप पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपका वही रहता है कि रिकमेंड हो जाएंगे। बट जैसे जैसे पास जब सारी तैयारी हो चुकी होती है तब आपको पता चलता है कि कितने पानी में हो आप, तब थोड़ा लगता है कि यार बस स्क्रीन इन हो जाऊँ, बाकी देख लेंगे, बाकी बात की बात है। तो क्योंकि जनता 4 डेज पे फोकस ज्यादा करती है, स्क्रीनिंग में कम करती है। क्योंकि तो स्क्रीनिंग के लिए क्या करना चाहिए पब्लिक? कोई चैनल है, कोई यूट्यूब चैनल कैसे प्रिपेयर कर सकती है स्क्रीनिंग के लिए? सर जैसे आप स्टोरी एलैबोरेटिंग वाली वीडियोस बना देते हो कि कोई एक पिक्चर ले ली, उसको आपने थोड़े दिन पहले रिलीज कर दिया एंड 2 या 3 दिन बाद वो स्टोरी पीपीटी चैलेंज होता है। हाँ। तो तूने किया था उसमें पार्टिसिपेट? मेरे को जरूरत नहीं पड़ी थी, मतलब ऑनलाइन के बजाय मैंने यहीं से प्रिपेयर किया था, जो 7 नंबर में बोर्ड लगा है उससे। 7 नंबर में जो बोर्ड लगा उसका दबा के इस्तेमाल करा है। और जब सर खुद ही ऑफलाइन तैयारी करा रहे तो यूट्यूब पे जाने ऑनलाइन क्यों जाना, मैं स्क्रीन कम ही प्रेफर करूंगा ना ऑब्वियसली। तो जब हम वहाँ पे वॉक कर रहे थे शाम के टाइम, तब वही चीज़ चल रही थी दिमाग में कि स्क्रीन इन हो जाऊँ, और भी बच्चे थे तो उनसे भी इंटरेक्शन हुआ। अब उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीटर्स थे कि हाँ, ये सवाल मैं जवाब पूछूंगा तुमसे कि जब हम एसएसबी सेंटर जाते हैं, सपोज आपका रिपोर्टिंग 9th को है, आप वहां पहुंच गए, शाम को 4 बजे पहुंच गए, 5 बजे पहुंच गए, और आपको अगले दिन एसएसबी सेंटर में घुसना है, तो आपके पास में लगभग 10 से 12 घंटे का एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। उन लोगों से कैसे डील करना है, उन लोगों की कितनी सुनना है, क्योंकि हर आदमी अपना ज्ञान बांटता है, हर स्टूडेंट अलग अलग कोचिंग से प्रिपरेशन करके आया है, हर इंस्ट्रक्टर का बताने का तरीका अलग है, हर बच्चे का समझने का वे अलग है, और फिर कई सारे रिपीटर्स भी वहां होते हैं, तो कैसे उनको हैंडल करना है? सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि किसी भी प्रिपरेशन एस्पेक्ट में जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, उससे 12 घंटे पहले अपना दिमाग बंद कर दीजिए आप। उसमें ना तो कुछ आना है ना वहाँ से कुछ जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एसएसबी के लिए जा रहे हो और वहाँ पे जब आप लोगों से इंटरेक्ट करें, उनकी किसी भी बात को मन से नहीं लगाना है कि यार ऐसा, मतलब जैसे मुझे किसी ने दिल पे नहीं लेना है कि मुझे जैसे किसी ने बोला था कि भोपाल में रिपीटर ज्यादा स्क्रीन इन हो रहे हैं एज कम्पेयर टू फ्रेशर, बट मैं फ्रेशर था, तो अगर मैं उस चीज को वहां पे सोच लेता कि यार मैं तो हो ही नहीं पाऊंगा ऐसे, तो नहीं हो पाता कुछ। तो आपको वो चीज है कि एट दी मोमेंट जब आप परफॉर्म करने जा रहे हो, वहां पे आपको चीजों को सिर्फ, कोई अगर अपना ज्ञान बांट रहा है तो उसको सिर्फ सुनना है एक कान से और दूसरे से निकाल देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर सही चीज बता रहा है तो उसको भी आपने ऐसा ही कर दिया, बट अगर कोई बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, या ये सब जनरली मिथ्स होते हैं, और मिथ्स को आप सीरियसली उतना नहीं ले सकते इतने बड़े स्टेज पे जब आपने 2.5 महीने प्रिपेयर करा है, उसके पहले 6 महीने रिटर्न प्रिपेयर करा है, जब आप खुद भी ऑफिसर बनने के लिए उस इंटरव्यू को फेस कर रहे हो। एग्जैक्टली। जो आपके अंदर भी वही क्वालिटीज देखी जा रही है कि आप इस तरह की चीजों से अफेक्ट होते हो या नहीं होते। तो आप इस चीजों से आप अपने माइंड को अफेक्ट होने नहीं दे सकते। तो दैट इज व्हाई आई प्रेफर कि एट द एंड मोमेंट प्रिपरेशन किसी की नहीं होती। और बहुत फेमस एक मूवी है, उसका डायलॉग था कि अगर साल भर पढ़ा है तो भी कुछ नहीं होगा, और साल भर नहीं पढ़ा है तो भी कुछ नहीं होगा। तो बस वही बात है कि अगर प्रिपरेशन है ऑलरेडी तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ता, और अगर प्रिपरेशन नहीं है तो भी एक दिन की तैयारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्टीमेटली हमारा यथार्थ पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड होकर के आ गया। तो दोस्तों ये थी यथार्थ की पूरी जर्नी, जो इनके एनडीए एग्जाम देने के बाद से तो रिकमेंडेशन के लिए जाने से पहले तक का। यथार्थ ने अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर किया। इस वीडियो को ध्यान से आप लोगों ने सुना भी है, एंड डेफिनेटली ये पूरा वीडियो आपको आपके प्रिपरेशन में खूब हेल्प करेगा, और आप सभी भी जल्द ही रिकमेंड होंगे। इस तरह की आप सभी को शुभकामनाएं। और यथार्थ को ये जल्द ही एनडीए ज्वाइन करेगा डेफिनेटली। इसके मार्क्स खूब दबा के, इसके 400+ मार्क्स हैं सिर्फ जीएस में, मैथमेटिक्स के मार्क्स अलग है। तो वी प्रे टू गॉड कि ऑल इंडिया रैंक जो है हमारी 1 to 10 के बीच में आ जाए, ताकि कुछ नया जज्बा, कुछ नया जोश टाइप चीजें। तो यथार्थ कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सर। एंड आप सभी को मेरा जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।